शो में। बैरून मुल्क अकाउंट्स जायदादों से मुतालिक FIA की ताजा तरीन रिपोर्ट। बदइंतजामी, बेकायदगियां, कमजोर माशी गिरफ्त, खजाने को 5.8 खरब रुपए का नुकसान। ऑडिटर जनरल की निशानदही, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में बेकायदगियां बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सब में पहले और सब में अहम बात मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, हवाला हुंडी के हवाले से और बिलखुसूस पाकिस्तानियों की वो जायदादें जिनके बारे में तासुर है जी के इलिजिटिमेट तरीके से एक तो पैसा या कमाया गया यानी सोर्स ऑफ जो मनी है उसके बारे में क्वेश्चन मार्क्स हैं, और दूसरा अहम सवाल यह है कि वो पैसा पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर किस तरह हुआ। क्या वो हवाला हुंडी के जरिए हुआ या फिर लेजिटिमेट चैनल्स के थ्रू यानी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर हुआ। और इस सवाल के इर्द गिर्द बहुत सी चेमोगोइयां, बहुत से मफरूजे, बहुत से नंबर सर्कुलेट करते रहे हैं। हमने $200 बिलियन की फिगर स्विस बैंक में सुनी है, और ये हमने किसी ऐसे वैसे से नहीं, हमने फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब जो साबिक थे उनकी जबानी असेंबली के अंदर सुनी है। हम जब से ये हुकूमत आई है हम कहा जा रहा है कि $200 बिलियन या $200 बिलियन नहीं तो कभी $50 बिलियन, तो कभी ये अमाउंट जो बार बार आगे पीछे होती रहती है, ये नंबर्स आगे पीछे होते रहते हैं। आखिरकार कितने हैं, किस हद तक हम पहुंच चुके हैं, हमारा एसेट रिकवरी यूनिट जो गवर्नमेंट ने बनाया वो कितना मुस्तनद और मौसर तरीके से इस तमाम पैसे के जो कि इलिजिटिमेट वेल्थ है इसके पीछे इस पर भाग रहा है, या उसकी कोशिशें कितनी मौसर हैं, यह सवाल भी अपनी जगह है। और आपके सामने FIA की एक रिपोर्ट भी सामने रखते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में दौरान समाअत पेश की गई है। मामला सब्जेक्टिस है तो इस केस के जो पर्टिकुलर फेट है उस पर नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आपको बताएं तो इस रिपोर्ट के अंदर FIA ने जहां अपनी कार्रवाइयों का जिक्र किया, जोनल ऑफिसर्स का जिक्र किया, वहां इन्होंने 26 अरब रुपए का जिक्र किया जो लॉन्डर हुआ था बाय न्यूमरस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड वेरियस इंडिविजुअल अंडर ट्रेड बेस्ड अंडर इनवॉइसिंग। इस रिपोर्ट के अंदर जहां हाईलाइट किया गया कि टोटल पाकिस्तानी होल्डिंग 2154 प्रॉपर्टीज इन UAE जिनके बारे में 1211 पाकिस्तानी है, जिनमें कहा गया जी कि एमनेस्टी तकरीबन 2018 में 413 लोग अवेल कर चुके हैं। जो लोग इस पर जिनके एफिडेविट्स अवेटेड हैं, जिन्होंने एफिडेविट जमा कराने उनकी तादाद 418 है। इन 1211 से 365 पंजाब, 695 सिंध, इस्लामाबाद में 123 और बलूचिस्तान के साथ खैर पख्तूनख्वा के 21 अफराद शामिल हैं। डिक्लेयर्ड जो अपने टैक्स रिटर्न्स में FBRO कर चुके हैं वो 79 है सिर्फ। इसमें से जो डिसोन करते हैं कि उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं इन 1211 में से, उनकी तादाद 97 है। और इसी तरह जिनको नोटिस सर्व हो चुके 345, जिसमें से 61 अनआइडेंटिफाइड हैं, एब्सकॉन्डर्स 1 हैं, डिसीज यानी इंतकाल 5 का हो चुका है, नॉन कोऑपरेटिव 10 हैं, और टोटल एफिडेविट्स अवेटेड जिस तरह मैंने कहा कि 418 हैं। ये जो सूरत हाल है पैसे बाहर से लाने की और बिलखुसूस UAE प्रॉपर्टी के हवाले से, मैंने कहा सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन गवर्नमेंट और एसेट रिकवरी यूनिट क्या कर रहा है ये भी आपको सुनवाते हैं कि शहजाद अकबर साहब जो कि एसेट रिकवरी यूनिट को हेड करते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं, उनकी तरफ से इस अहम इनिशिएटिव के बारे में क्या कमेंट्स दिए गए थे अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेट्स हियर दिस। कवानीन की पेचीदगी से ज़्यादा कुछ ऐसे कवानीन हैं और वो जो अब चीज़ें हैं पाकिस्तान में जैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का यहाँ पे एक कानून नहीं है जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निशानदेही की है, वो हमने ये पिछले 4 माह में उसका ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, बहुत इस मुल्क में ये जिस तरह की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। पहले भी उन्होंने देखिए जो बैरून मुल्क जायदाद है उसके ऊपर भी वो उनकी कार्रवाई चल रही है। इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और जो एसेट रिकवरी यूनिट की कार्रवाइयां हैं वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और फिर ये अमाउंट आखिर है कितनी, इसका तायुन गुज़श्ता ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे पहले हम सुनते आ रहे हैं साबका हुकूमतों के एतबार से, ये अमाउंट कितनी है अभी तक, शायद हम इसके तायुन में अभी कितना टाइम लगेगा कि एक्चुअली कितनी है और फिर इसको हासिल करने की कोशिशें क्या होंगी,
ये बड़े अहम सवालात हैं जिसका इस सेगमेंट में जिक्र करते हैं। जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर सहाफी हैं और बड़ा आपने इन्वेस्टिगेटिव काम इस पर्टिकुलर स्टोरी पर किया हुआ है। मीर मोहम्मद अली खान साहब इन्वेस्टमेंट बैंक हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है, गिशकोरी साहब बीपर पे साथ होंगे और मेरे साथ अख्तर बुलंद राना साहब जो कि साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुल्तान से DSNJ भी हमारे साथ होंगे, वो भी हमें लाइव अब ज्वाइन कर चुके हैं। गिशकोरी साहब मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट है आप इस स्टोरी को, इस केस को भी फॉलो कर रहे हैं शुरू से, फिर जो आपका शहजाद अकबर साहब बयान देते रहे हैं, आपकी अपनी उम्मीदें क्या हैं? और मैं स्पेसिफिकली हुकूमत की कोशिशों के हवाले से, कितनी संजीदा है या बयानबाजी है, रिटोरिक है, क्या है ये किशोरी साहब की नजर में? देखिए, ये जो मसला है, जो इम्पोर्टेंट इशू है, 2.5 साल से चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसको देख रहा है और तकरीबन 6 इदारे हैं पाकिस्तान के जो इस पे काम कर रहे हैं और साथ ही अब एसेट रिकवरी यूनिट आया है और शहजाद अकबर इसको देख रहे हैं। शहजाद अकबर का काफी तजर्बा है इस हिस्से में। 2006-07 से और 8-9 का जो दौरानिया था, पाकिस्तान को अपनी लूटेड मनी वहां स्विट्जरलैंड से लानी थी, उस वक्त भी वो इस इशू को देख रहे थे। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, अब वो दोबारा आए हैं और पाकिस्तान ने एक, आपको मालूम है, मुआहदा किया था। फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इसाक डार थे जो कि 2016 में हुआ था और अब उसके तहत पाकिस्तान को तकरीबन 101 ममालिक से मालूमात मिलना शुरू हो गई हैं और मेरी मालूमात में तकरीबन 57,000 पाकिस्तानी के मुख्तलिफ अकाउंट्स की 31 ममालिक से डिटेल्स मौसूल हो चुकी हैं पाकिस्तान को। अब ये डेटा उसको असेस करना है कि ये अकाउंट्स, इसमें स्टूडेंट के भी अकाउंट्स हैं, बिजनेसमैन के हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान से या तो पैसा लेके गए हैं कानूनी तरीके से या फिर वहीं से पैसा जनरेट किया है या फिर हवाला हुंडी के जरिए। और साथ ही ये दुबई प्रॉपर्टी खता कलामी, लेकिन आपने 57,000 अकाउंट 31 ममालिक का जिक्र किया है, इसमें आपने अमाउंट का अंदाजा कुछ है आपको, कितना अमाउंट है? अच्छा, ये एसेट्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये अकाउंट्स हैं जो पैसा बाहर गया इस वक्त? जी, इसमें डिफरेंट मुख्तलिफ नौइयत की मालूमात आती हैं इस मुआहदे के तहत, जो कि अभी हाल ही में कम से कम 8 महीने से पाकिस्तान को, बिलखसूस शुरू तो ये सितंबर में हुआ कानूनी तौर पर, सितंबर 2018 से, लेकिन इससे पहले भी कुछ मालूमात आना शुरू हो गई थी। तो ये इसका वॉल्यूम हमें इस वक्त इस स्टेज पे इवन FBR के पास भी नहीं है, लेकिन 1300-1400 बिलियन रुपीस का वॉल्यूम है जो मालियत है। मुख्तलिफ इसकी इंफॉर्मेशन जब पर्टिकुलर्स होते हैं मालूमात के, या अकाउंट्स हैं या ओवरऑल एसेट्स, उसकी वर्थ कितनी है जी। तो ये इसको असेस करना, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये मालूमात आ रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी प्रॉब्लम है। फिर देखना ये है कि ये असासाजात जो बनाए गए हैं या पैसा है अकाउंट्स में है या मुख्तलिफ शक्ल में है, वो कानूनी है या गैर कानूनी है। ये एक बड़ा ट्रिकी मामला है इसको देखने के लिए। और साथ ही फिर आप दुबई प्रॉपर्टी का जो इशू है इसको देख लें। साथ ये दावा भी है कि 350 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक में लॉन्डर हुए हैं, लेकिन इसका सबूत ग्राउंड पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में तकरीबन ना होने के बराबर है। ये वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, हवाला हुंडी के जरिए हुए हैं, बैंकिंग चैनल तो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट 2013-14 के बाद से काफी एक्टिव है। अगर आप किसी भी चीजों को ट्रांजैक्शन करते हैं गैर कानूनी तरीके से तो उसके अलर्ट जरूर आते हैं। यही एक वजह है कि फेक अकाउंट्स का मसला सामने आया बड़े पैमाने पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिगर है जो आपने एस्टिमेट, तखमीना जो आप बता रहे हैं 1300-1400 अरब रुपए का है। उसमें अभी हम ये नहीं क्लासिफाई कर सके हैं कि वो सारा इलिजिटिमेट तरीके से पाकिस्तान से गया है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 57,000 अकाउंट है, 31 ममालिक हैं। FIA की रिपोर्ट में जो ट्रेसेस हैं, जैसे मीर मोहम्मद अली खान साहब, आप इस अमाउंट पर क्या कहेंगे? पहले तो ये 57,000 अकाउंट्स 31 ममालिक के अंदर, और फिर ये अमाउंट है जो अंदाजन 1300-1400 अरब हो सकती है। FIA अपनी रिपोर्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसमें कहता है अंडर इनवॉइसिंग, जो बेस जो ट्रेड करते हैं वो भी इसमें मुलव्वस है, 26 अरब की उसका जिक्र करता है अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर। आपके नजदीक हमारे पास कैपेसिटी है ये 1300-1400 बिलियन रुपीस, इतने ममालिक और इतने हजार अकाउंट्स हम किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं, पता किस तरह चला सकते हैं? मीर साहब, क्या होगा इस सिलसिले में काम? मैं तो समझता हूं दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग
क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो 1300 अरब रुपए क्या 9 बिलियन डॉलर्स बनेंगे या 10 बिलियन डॉलर्स बनेंगे? 10 बिलियन डॉलर 70 साल में अगर 10 बिलियन डॉलर ही सिर्फ बाहर गए हैं और आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। पहले तो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। जो आपके चाहे कितने भी दूसरे ममालिक से मुआहदे हो चुके हों, जो अकाउंट जिस शख्स के नाम पर है वो तो फौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा, मगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ नाम के ऊपर अकाउंट्स नहीं होते। एक ट्रस्ट ओन्स अनदर ट्रस्ट, एक और ट्रस्ट ओन्स अनदर ट्रस्ट। सो जो लेयरिंग की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के बाद, इस कॉल्ड लेयरिंग, जो लेयरिंग की जाती है एसेट्स को हाइड करने के लिए या एसेट्स को कंसील करने के लिए, वो इतनी लीगल तरीके से की जाती है। बाहर मुमालिक में तो आपको ये टैक्स हेवन के लॉयर्स मिलेंगे जिनका काम ही ये है कि आपसे फीस लेकर आपके पैसे को इतनी तह दर तह छुपाया जाए कि अगर कोई ढूंढने निकले तो उसको महीने पे महीने लगे सिर्फ 10 अकाउंट ढूंढने के अंदर। सो ये जो आई मीन आई एम सेइंग दिस एज अ पर्सन हु हैज वर्कड ऑल हिज लाइफ ओवरसीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये जो 1300 बिलियन का है ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा दूसरी बात मजीद हम जाते हैं, लेकिन हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम आते हैं ब्रेक के बाद और आपके सामने जो ऑडिटर जनरल रिपोर्ट है साल 2017 और 18 की, उस पर हमारे साथ मिनोद अली खान साहब भी तज्जिया करेंगे और साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अख्तर बुलंद राणा साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू होंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे तो उस रिपोर्ट में 5.8 खरब रुपए की रेगुलरिटीज का जिक्र है। कहां कैसे और किस तरह से हुई डिटेल्स बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताएं और इसका ताल्लुक भी गवर्नमेंट फंक्शनिंग और गवर्नेंस से है। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है ये ऑडिटर जनरल रिपोर्ट है फॉर द ईयर 2017 एंड 18, जो कि कहा जाता है जी कि प्रेसिडेंसी को इस वक्त हवाले कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं। इसमें मिसमैनेजमेंट, इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल वीक फाइनेंशियल कंट्रोल्स का जिक्र है इस पर। और स्पेसिफिकली अगर बताऊं, इसमें तकरीबन 39 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर वीक इंटरनल कंट्रोल अमाउंटिंग टू रुपीज 5.7, जो टोटल ओवरऑल इसका हजम है 5.77 ट्रिलियन रुपीस का है। 5.8 खरब रुपए की मुबैना तौर पे बेजाब्तगियों का जिसका इंकशाफ इस रिपोर्ट में हुआ है। इसमें 26 केसेस वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं और इसी तरह से 22 केसेस आर रिलेटेड टू अनसाउंड एसेट मैनेजमेंट अमाउंटिंग टू 1.3 बिलियन रुपीस। 65 केसेस हैं रिकवरी जो अमाउंटिंग टू 9.12 बिलियन रुपीस के। 3 केसेस वर रिपोर्टेड विद रिकॉर्ड रिलेटिंग टू 3.18 बिलियन वाज नॉट प्रोड्यूस्ड टू द ऑडिटर जनरल। इसी तरह से इसमें जो एजीपी है उसने क्वेश्चन किया मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर देन 3.89 ट्रिलियन वर्थ ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे सवाल उठाया गया। इसी तरह से यहां पर जो है वो जिक्र इस वक्त एक और इंपॉर्टेंट बात कह जी कि द एजीपी आल्सो डिमांडेड रिकवरी ऑफ 955 मिलियन रुपीस फ्रॉम द फैमिलीज एंड गारंटर्स ऑफ 132 स्कॉलर्स आउट ऑफ about 3,000 sent abroad on government expenses but never returned in violation of security bonds. पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने गए, पाकिस्तान वापस नहीं आए, ऐसे 132 स्कॉलर्स को 955 मिलियन रुपीस की ग्रांट, उस पर भी सवाल उठाया गया ऑडिटर जनरल की तरफ से। मेरे साथ जनाब इकरामुल हक साहब होंगे हमारे साथ सेगमेंट में, इक्तिसादी उमूर के माहिर हैं। मिनोद अली खान साहब हमारे साथ हैं, आप जानते हैं बैंकर हैं, और जनाब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान साहब एक अख्तर बुलंद राणा साहब। अख्तर साहब पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर ये रिपोर्ट बड़ी अहम है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, आप तो इस ऑफिस में रहे हैं, क्या आपकी इस वक्त नजदीक इसकी अहमियत ऑडिटर जनरल की, क्या आप इस रिपोर्ट की अहमियत क्या है? क्या इस एक खबर की तरह है, ये पार्लियामेंट सीरियस भी लेगी, इसको नहीं लेगी, क्या आपकी नजर में इसके मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सैफन। ये इस रिपोर्ट का जो मैंने थोड़ा सा जायजा लिया, मुझे सबसे बड़ी हैरानी तो ये हुई कि पिछले साल दूसरे सालों के मुकाबले में 87%
ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हैं और जो जाहिर करते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का या मिनिस्ट्रीज़ का वो इतना गिरा है कि जिसमें इतनी जो है ना वो इजाफा हुआ है जो विच इज़ वेरी अलार्मिंग के 87%। तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर 2 आपने भी हवाला दिया कि इस पे 69 बिलियन रुपीस की जो मुख्तलिफ महकमे या मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिकवरी की है। ये तो वो अमाउंट है जो रिकवर हो गई है। जैसे अभी आप भी अपने बता रहे थे कि ऐसे केसेस भी हैं जिनमें 9 बिलियन रुपीस की और रिकवरी होनी है। तो इट मीन्स के रिकवरी का जो प्रोसेस है ऑडिटर पाकिस्तान ने जो किया है वो अभी इतना मतलब है अलार्मिंग है, जो बताता है कि अगर ऑडिटर पाकिस्तान इन चीज़ों को ना देखता तो 69 बिलियन ऑफ रुपीज़ ये छोटी अमाउंट नहीं है जी कि जो रिकवर कर ली गई है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूँ, ये आपने भी सुना होगा और हमने भी अगले दिनों टीवी पे सुना जब ये नई पीएसी जो है ना इनाग्रेट हो रही थी, वहाँ कहा जा रहा था जी कि पीएसी ने 69 अरब रुपए रिकवर किए। टोटल गलत बयानी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये रिकवरी की है। पीएसी का अगर देख ले, और ये जब आपको ये बताया गया है कि इतने ट्रिलियंस के इस साल की जो है ना बेज़ाब्तगियाँ हैं, तो साल के आखिर में जब ये 17-18 की जो ऑडिट रिपोर्ट्स जब डिस्कस हो जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मेरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसने कितने मिलियंस 1, 2, 4, 5 मिलियन रिकवरी करा दी है। और वो किस चीज़ की करा दिया है जी, वो इनकम टैक्स का फलां था। तो आप देख लीजिएगा कि इस इदारे का जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसमें पार्लियामेंट की ओवरसाइट है कितनी कमज़ोर है। हर केस जाएगा बस डिस्कस हो के हाँ जी ऐसा आइंदा न करना, ऐसा न करना, फला न करना, और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के रेगुलरिटीज जो है ना उस पे मट्टी डाल दी जाएगी। लेकिन देखिएगा मैं आपको बताऊं ये फिर भी अगर ये 69 अगर इजाजत दें, क्योंकि आप ये इंकशाफ के 5.8 ट्रिलियन की बेज़ाब्तगियां हैं, ये अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन आपकी जानिब से बहैसियत एक आला ओहदे पर रहते हुए ये बयान, ये जिस तरह आप बता रहे हैं और ये हकीकत है जो आप बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट के सारे पैरा सेटल हो जाएंगे, और ये और बड़ी इस पर दुख भरी दास्तान है जो आप बता रहे हैं कि ये सब सेटल हो जाएंगे, यानी ये सब मामला खत्म हो जाएंगे। 5.8 ट्रिलियन रुपीस खबर की हद तक रहेंगे। ये खबर शायद गूगल में मिल जाए, ये खबर शायद हमारे शो के जरिए जो सर्च कर दे मिल जाए आपकी, वरना खत्म है सारा मामला, सारे पैरा सेटल हो जाएंगे। आपकी बात मुझे आपकी बात मुझे से ये बात सही लगती है, इसलिए कि पिछला जो तजर्बा है सिर्फ आप देख लीजिएगा कि जो ऑडिटर जनरल अपने एंड पे जो रिकवरी करता रहता है वो तो बिलियंस में होती है, लेकिन जो वो खुद नहीं कर सकता और वो केसेस रिपोर्ट करता है पार्लियामेंट थ्रू प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को, आप सारे साल के फिगर्स उठा लें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कितनी आपको रिकवरी करा के दी, इनका खर्चा निकाल लें कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खर्चा अपना कितना होता है और क्या वर्थ अपने खर्चे के इन्होंने कोई रिकवरी हमें करा के दी है नहीं दी। ये मेरा चैलेंज है। इस बात पर मजीद इकरामुल हक साहब, मैं अगर आपका ओपिनियन ले सकूं, क्या ये नैब केसेस, यानी आप अगर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के थ्रू गए हैं, आप एक चार्ट अकाउंटेंट भी हैं, आप यानी टैक्स मामलात को भी समझते हैं, एक अकाउंटेंसी फर्म आपकी अपनी टैक्स कंसल्टेंसी है, तो ये क्या इतनी मजबूत होती है रिपोर्ट के नैब का केस बनाया जा सके इन बुनियाद पर, या नैब आगे एज अ कंप्लेन इसको आगे ले सके और इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में लेके जा सके, या एक रिपोर्ट है, एक पैरा है, वो एक डिस्कस हो जाता है पार्लियामेंट्री कार्रवाई में एंड दैट्स इट? इकरामुल हक साहब जी, ज्यादातर जो इरेगुलरिटीज हैं वो कहा जाता है कि नैब के लॉ के परव्यू में नहीं आती, और ये रियासती मशीनरी के अंदर अब इतनी खराबी पैदा हो चुकी है, जैसे बुलंद अख्तर राना साहब फरमा रहे थे कि अगर आपके यहाँ चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम नहीं है और आप जितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उससे कहीं ज्यादा देखिए आपके यहाँ ये बद इंतजामी, बेकायदगियाँ और कमजोर माशी हालात की वजह से किस तरह की हरकतों में हम लगे हुए हैं। ये कोई आज थोड़ी रिपोर्ट आती है, साल हर साल से हमने उन वजूहात को तो बयान कर दिया जिसकी वजह से ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, बेकायदगियाँ हुई हैं। अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल साहब ने उनकी निशानदेही कर दी, मगर देखिए ना, अगर आप निज़ाम के अंदर जो इसके लिए रूट कॉज है कि ये क्यों होता है उसको तो आप रिमूव नहीं करते हैं। जैसा भी आपने कहा कि हमने कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया कि ऐसे लोगों की परपेचुअल बेज़ाब्तियाँ करने के बाद उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए।
यानी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे चाइना वालों ने रखी, जिसका जिक्र अभी ये केस सुनते हुए जो हमारे सीनियर जज है उन्होंने फरमाया था। तो फिर वहाँ उनको किस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तनख्वाह लेने के बाद इस तरह की देखिए, ये अगर पब्लिक मनी का इस तरह से हमने ज़िया करना है, हमने लोगों के गूदों से टैक्स निकाल कर गरीब लोगों पे इंटरेक्ट टैक्स लगा कर एक तो मईशत का बेड़ा गर्क किया, सनत का बेड़ा गर्क किया, ग्रोथ का बेड़ा गर्क किया, आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। और जब उसको खर्च करने का वक्त आया तो फिर ऐसी बेज़ाब्तियां की कि ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट में अब 5.8 खरब रुपया तो कम होता है, मगर होगा वही जो अभी अख्तर बुलंद राना साहब फरमा रहे थे कि ये निश्चित बर्खास्तन होगी, बैठेंगे, गुफ्तगू फरमाएंगे, एक दूसरे दाम तराशी होगी, कोई सेक्रेटरी साहब आएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर वो पैरा सेटल होंगे। फिर हमें पता भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा कि 2017-18 की रिपोर्ट 20 में उसका क्या हुआ था। तो ये एक बेहानत मजाक है जो इस कौम के साथ मुसलसल जारी है। इकराम साहब, आपने सही कहा। मेरे ख्याल से अख्तर बुलंद राना साहब ने एक जुमले ने इस बात को बिल्कुल वो कर दिया, समराइज कर दिया कि ये रिपोर्ट आके ये सारे पैरा सेटल होंगे। लेकिन मीर मोहम्मद अली खान साहब, 5.8 खरब रुपए, और अभी इकराम साहब कह रहे हैं कि ये मतलब नैब केसेस नहीं एज सच बन सकते, मतलब इनको अगर रेफर किया जाए, पूरा प्रोसीजर होता है। ये तो जीरोस कितने हैं 5.8 ट्रिलियन में, इन अमाउंट्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनेंगे, कितने बनेंगे? वो हम IMF से जो पैसे मांग रहे हैं वो, फिर ये हमारे सिर्फ वीक इंटरनल कंट्रोल्स, और एक साल में कितना इजाफा हुआ इस ऑडिट रिपोर्ट में ये भी हम देख रहे हैं। ये हुआ क्या आखिरी साल स्पेसिफिकली साबका हुकूमत का, क्या इन्होंने किया क्या आखिरकार? क्या कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सारे तोड़ दिए? क्या किया, मनमानियां की, क्या हुआ आखिरकार मीर साहब? 1400 बिलियन रुपए आज के रेट के ऊपर $10 बिलियन बनते हैं, मतलब एक बिलियन डॉलर बनते हैं। 1400 अरब रुपए 1 बिलियन डॉलर बनते हैं। 1000 अरब रुपए का 1 खरब रुपए होता है। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ये इतनी बड़ी करप्शन, मिसमैनेजमेंट, मिसहैंडलिंग, मिस अप्रोप्रिएशन, जो नाम आप देना चाहें, ये जुर्म है। दूध की हिफाजत के ऊपर हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर बिल्ली बिठाई हुई है। ये इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने, इन्हीं मिनिस्टर्स ने, 60 में से 44 मिनिस्टर्स हैव मिसअप्रोप्रिएटेड द मनी, या मिसहैंडल्ड, या एम्बेजल्ड, या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारा सिस्टम एक मजाक बन चुका है। ये आवाम का पैसा है, और ये वो फिगर्स है कि मी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आई एम नॉट बीइंग एबल टू डाइजेस्ट दीज फिगर्स कि ये कैसे हो सकता है। और हर चीज का दारोमदार हमारे यहां सिर्फ नैब रह गया है। नैब के अलावा सारे इदारे सो रहे हैं। क्या हो रहा है? जिस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये करप्शन या मिसमैनेजमेंट हुई है, उसमें क्या चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो चुके हैं? क्या ये खुले आम एक डब्बा रख दिया जाता है जैसे चंदेका की मिनिस्ट्री में जो आए हाथ डाले, निकाले और अपनी मर्जी से खर्च कर दे? जब तक हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम इसी तरह हम 1 खरब रुपए मांग रहे हैं सिर्फ इस वक्त IMF से। अच्छा मीर साहब, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 5. मीर साहब, एक पैरा आप ही की गुफ्तगू में इस पे मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस पर आवाम को भी बताएं, मुझे भी बताएं, क्योंकि इसमें जैसे एक जगह लिखा है कि द टॉप ऑफिसर्स, और एक सीरियस ऑब्जेक्शन AGP ने रेज की है, द टॉप ऑफिसर्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकाउंट्स हैव डिस्पर्स्ड among themselves an unapproved amount of 10.16 million during the audit year 2017-18 and demanded recoveries of these funds. तो ये जो टॉप फिस्कल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अपने आप को ही, उनके नाम भी आगे लिखे हुए हैं कि उनमें 16 ऑफिसर्स ग्रेड 21 और 22 के जो अच्छी इनकम कमाते होंगे, अपने आप को मुस्तफीद किया अनअप्रूव्ड फंड से उन लोगों ने, जो खुद रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे चोर को रखवाली बैठा दिया गया, ये वाली बात हो गई मीर साहब। ये बिल्कुल यही बात हुई ना। और आप देखें, अब आके असद उमर कहते हैं कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाएंगे, इन्हीं चोरों के साथ बैठ के ये किस तरीके से चलाएंगे? एंड आई एम बीइंग वेरी ओपन। ये हद यहां तक पहुंचती जा रही है कि हमको टीवी पे आके ये ब्लंट अल्फाज यूज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि
आप जा रहे हैं IMF के पास 10, 12, 13 बिलियन डॉलर लेने के लिए, और यहां पर आप कह रहे हैं कि 25, 30 बिलियन डॉलर की बेज़ाब्तियां हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक होल को पुर करने के लिए कहीं जाके पानी लेकर आते हैं और उसी मटके में डाले जा रहे हैं जिसमें 6 होल और हुए हुए हैं। जब तक इन चीजों को इंटरनली, कभी आपने सुना पाकिस्तान में कि इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा हो? मैंने तो आज तक नहीं सुना। जो नए मिनिस्टर आते हैं वो IMF के पास भागते हैं, जो पिछले वाले थे वो खा गए, उन्हीं के भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बैठे हुए हैं। कभी आज तक मैंने तो, आज मेरा 8वां साल है पाकिस्तान में, 8 साल में मैंने कभी एक दफा नहीं सुना कि हम सारे सिस्टम्स को चेंज करेंगे, हर मिनिस्ट्री में पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। हम ये समझते हैं कि एक ईमानदार आदमी को लाके अगर हम मिनिस्टर बना देंगे तो वो जो 40,000 आदमी उस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं वो एक ईमानदार आदमी सबको कंट्रोल कर सकेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज अ पॉलिसी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है इस वक्त। ये बात तो हमने डिस्कस की है इस रिपोर्ट से मुतालिक कि ये नैब का केस या नहीं बनता, ये आपने डिटेल में सुना है, लेकिन ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका भी अख्तर बुलंद राना साहब जिक्र कर रहे थे, वो कमेटी बहुत जल्दी पिछले कुछ कारकर्दगी को हाईलाइट किया गया कि बड़ा जल्दी उन्होंने पैरा सेटल कर दिए। तो इज इट एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ? और जो वो नंबर्स की बात करते हैं, इतनी रिकवरी, तो उसमें कितनी हकीकत होती है, कितना अफसाना होता है, ये भी हम जानेंगे। और फिर एक बड़ा अहम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उस हवाले से ऑडिट रिपोर्ट में क्या निशानदेही हुई, हम करेंगे बेनकाब, और उस पर तजिया भी आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस वक्त अहम तरीन एक ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने रखी है, और एक और ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने रखते चलें। और इस ऑडिट रिपोर्ट का ताल्लुक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान से है। ये अभी की नहीं, ये इससे पहले, यानी जो ये ऑडिट रिपोर्ट आई है, इससे पहले जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से गुफ्तगू हुई तो वहां ऑडिटर्स की तरफ से हाईलाइट किया गया, और ये मामला नैब में भी आगे गया जब स्टेट लाइफ के अंदर एक नहीं कई पैरास के अंदर निशानदेही हुई कि अनड्यू फेवर टू कॉन्ट्रैक्टर एंड अवार्ड ऑफ जेनेटोरियल सर्विसेज 22 मिलियन, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट बोनस 14.96 मिलियन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स जिस पर नैब का केस बना अगेंस्ट फेक पॉलिसीज 106 मिलियन रुपीस। और मैं आपको जो एक और ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने निशानदेही करूं जिसके अंदर बैड इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया, और इस पर जब हम बात भी करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से चकवाल सीमेंट कंपनी में 200 मिलियन रुपीस और इसी तरह से 116 मिलियन की एक और बैड इन्वेस्टमेंट की गई। ये जिन कंपनीज में हुई इनकी तफसीलात में जाएंगे, आपको ये बताएंगे, लेकिन एक नैब की प्रेस रिलीज भी आपको दिखा दें। नैब की प्रेस रिलीज जो आज 16 जनवरी 2019 की है, इस प्रेस रिलीज में नैब ने जो वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब की तरफ से बात की गई थी उसका जवाब दिया जी कि नैब ने इस बात को वाजे किया है कि किसी मोअज़्ज़ज़ वजीर या जो तदबीर की ख्वाहिश पर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर मुराद अली शाह और वजीर आला सिंध और मोहतरमा फरियाल तालपुर एमपीए को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब को मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की मुसद्दका नकुल ताहाल मौसूल नहीं हुई है। मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के मुसद्दका फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नैब ने ज़म्न सुस्त रवि के तासुर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि नैब आईन और कानून के मुताबिक अपना काम करने पर यकीन रखता है। कानूनी जो मामलात हैं उनको हल करने के वक्त और एहतियात की जरूरत होती है। तो नैब ने एक मोअज़्ज़ज़ वफाकी वजीर की नैब में जारी एक केस के सिलसिले में मीडिया को दिए गए मुख्तलिफ बयानात और इंटरव्यूज के मतन पैमरा से तलब करने का फैसला किया है ताकि मोअज़्ज़ज़ वफाकी वजीर के मुत्तल्लिका केस के सिलसिले में नैब को माफी मांगने, केस बंद करने और केस वापस लेने के लिए मीडिया को दिए गए तमाम बयानात और इंटरव्यूज का कानून के मुताबिक न सिर्फ मुकम्मल गहराई से जायजा लिया जाए बल्कि नैब के कानून के मुताबिक कार्रवाई करने से पहले इस बात को देखा जाए कि नैब को माफी मांगने, मुत्तल्लिका केस बंद करने का क्यों कहा जा रहा है। अब ये बड़ी इस वक्त कन्फ्रंटेशन सिचुएशन हम कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट और नैब में, ये कल के से मुताल्लिक है। लेकिन अख्तर बुलंद राना साहब, हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की गुफ्तगू कर रहे थे और मेरे सामने ऑडिट पैरा स्टेट लाइफ के हैं जो ये 90s के हैं इस वक्त, जिसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट है 1995 के अंदर चकवाल सीमेंट कंपनी में 200 मिलियन रुपीस की। उस कंपनी में वो बैड इन्वेस्टमेंट कहा गया जिसकी वजह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की थी उसमें 200 मिलियन की, वो इस वक्त जो बैड इन्वेस्टमेंट थी उस पर डिफॉल्ट हुआ
और उनके पेमेंट गारंटीड रिटर्न थे 16% के पर एनम, जो रिटर्न, अब ये वो कंपनी है जिसको हम अपनी जमा पूंजी देते हैं इंश्योरेंस की। इसी तरह से लॉस ऑफ 116 मिलियन रुपीस ड्यू टू बैड इन्वेस्टमेंट इन 3 कंपनीज। इन 3 कंपनीज में पाकिस्तान इमर्जिंग वेंचर, और फिर इसके अलावा ये स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और शॉन रिफाइनरी शामिल है, जिसमें 116 मिलियन की जो लॉसेस हुए ड्यू टू बैड इन्वेस्टमेंट इन 3 कंपनीज, ये जिक्र है। सर ये जो पैराज हैं जैसे स्टेट लाइफ के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, इनको भी वो अहमियत मिल पाती है जो मिलनी चाहिए? मतलब कभी नैब ने ले लिया कंप्लेन तो कर लिया, खुद स्टेट लाइफ ने कंप्लेन कर दी तो कर दी, किसी ने कर दी, क्यों इसके उसने सीरियसली नहीं जा रहा इन मामलात को? बुलंद राना साहब। जी थैंक यू। मैं इस बात से थोड़ा सा पहले एक आपसे गुजारिश कर दूं कि चूँकि ये जैसे आप बताया है भी पुराने, और जैसे हमारे एक साथी इकराम मलिक साहब कह रहे थे कि, या कोई दूसरे साथी कह रहे थे कि 1 साल के बाद फिर इन रिपोर्टों का पता नहीं होगा, चूँकि फिर और आ जाएगी। इसी तरह ये रिपोर्टें डंप होती रहती हैं और बाद में बस कभी फिर एक्शनेबल पॉइंट में कोई रख लिया तो, वरना तो सच्ची बात हुई है कि जैसे पहले भी एक डिबेट आपने या जिक्र किसी आपके प्रोग्राम में किया था कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का इदारा खुद एक आईनी इदारा है। नैब जो है वो एक स्टैट्यूटरी, एक कानून, एक आईनी इदारा नहीं है, एक कानून के तहत इदारा है। हाँ, सुप्रीम अपना पार्लियामेंट जो है को आईनी इदारा है। तो पार्लियामेंट जो है ना वो अगर सिर्फ ओवरसी करती है और आपको कोई रिलीफ, या आप ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के जो पुख्ता या उस निज़ाम के तहत लास्ट रिपोर्ट होती है वो मजाक नहीं होती। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हालांकि ये तमाम जो इस साल की भी आप कर रहे हैं तो ये टोटल आउटले का 10% होगी, 90% का तो हमने ऑडिट किया नहीं होगा। ज़्यादा ऑडिट होता है हमें प्री ऑडिट में, और प्री ऑडिट का आप हाल जैसे इसी रिपोर्ट में आपने बताया कि 1.74 ट्रिलियन का या इतने खरबों का एक्सपेंडिचर ऐसा हुआ है जिसका ना सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई, ना बजट एलोकेशन थी। मैं तो हैरान हूं कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने AGPR से ये कैसे पेमेंट करा ली होगी। इट मीन्स के वो चूंकि इदारा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर है, दबाव डाल के जब बजट ही नहीं है तो वो पेमेंट कैसे करा ली? क्योंकि जब ग्रांट नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं है, इट मीन्स के बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो खर्चा इन एंटिसिपेशन ऑफ बजट हो नहीं सकता, 1 टके का भी नहीं हो सकता। इसी तरह इस तरह की जैसे आपने स्टेट एंटरप्राइजेस का जिक्र किया कि ये भी ऐसी बैड गवर्नेंस कह लें, बैड उसकी प्लानिंग कह लें, या किसी को जो है ना वो फ़ायदा देने के लिए किसी की कहा कि अच्छा जी फलां ग्रुप में ये इन्वेस्ट कर दो, फलां ग्रुप में, पता नहीं उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या मिनिस्ट्री कैसे इजाज़त दी। बहरहाल उसका तयन होना चाहिए कि इस तरह की इजाज़त उनको किसने दी, कि क्या वो वायबल ऑलरेडी प्रोजेक्ट से जो उनकी हर साल की जो प्रॉफिट एंड लॉस के देखे वो प्रॉफिट में जा रहे थे, या ऐसे थे जिनको डूबते जा रहे थे और उन डूबते इदारों के वो खड़ा करने के लिए सरकार का पैसा डुबा दिया गया। तो नेचुरली अगर तो इलविल थी या उसमें बदयांती थी, किसी का मफाद था, तो वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसको जो है ना वो कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगली जो बात मैं आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में सिर्फ पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि हम जब कह रहे हैं कि 5.8 ट्रिलियन की ज़ाब्ते किए हैं, ये इवेंचुअली जाना PSC के पास है। PSC तो बड़ी फख्र से बताता है कि हमने इतने साल के अकाउंट्स इतने अरसे के दौरान हमने सेटल कर दिए, तो ये अपनी अचीवमेंट के तौर पर बताया जाता है कि हमने इतने अरब की रिकवरी कर ली। ये तो इनएक्चुअल हो नहीं रही, ना रिकवरी हो रही है, और अगर ये जल्दी सेटल कर रहे हैं इसका मतलब तो ये मुकमुका कर रहे हैं, इस वक्त मामलात को दबा रहे हैं, अंडर द टेबल दबा रहे हैं, इस वक्त जल्दी जल्दी फारिग कर रहे हैं सारे पैरास को। यही मतलब है इसका क्या? बुलंद राना साहब जी, यही हर साल ऐसे होता है, हर साल ऐसे होता है जहां कि हमारा ये जो सिस्टम है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही हमारी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखेगी, वेरस के आपने बड़ा अच्छा और बरमहल आपने ये नुक्ता उठाया कि दुनिया के और मिसालें देखनी चाहिए जहाँ जैसे आजकल के निज़ाम में मुख्तलिफ जो है ना स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। आपने देखा कि टेररिज्म के लिए अलहदा कोर्ट्स हैं, बैंक्स के मामलात के लिए अलहदा हैं, लेबर कोर्ट्स अलहदा हैं, फलां कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स अलहदा हैं। इसी तरह दुनिया में आजकल जो है ना जहाँ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उनको इतनी आज़ादी दी गई है कि वहाँ ऑडिट कोर्ट्स हैं बाकायदा,
और उनको इसलिए मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों से जब उनका ऑडिटर जनरल से जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता था कि पार्लियामेंट में चूँकि वो पॉलिटिकल जो हमारे बैठे हैं लोग, वो सच्ची बात तो यह है कि इसको ना तो समझ सकते हैं, ना इदराक रखते हैं, ना इतनी सीरियसली लेते हैं। और ये एक मुआशी एक किस्म की जैसे ना दहशत गर्दी है कि कौम का, अवाम का, टैक्स पेयर्स का अरब खरब रुपया वो ज़ाय कर दिया जाए और हम सिर्फ जो है ना, सिर्फ वो कहते हैं ना जैसे बच्चों को ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, ऐसा तो नहीं है। वही बात जैसे आपने भी कहा या हमारे साथी ने कहा कि चाइना में है, अच्छा जी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो अच्छा भाई ऐसे या रिकवर करो या उसको जी गोली के आगे करो अगर उसकी बददियानती है। तो वहाँ ऑडिट कोर्स मुल्कों ने बनाई हैं और ऑडिट कोर्स का एक कंसेप्ट है, मॉडर्न है और वो वाकई इतना इफेक्टिव है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से लाखों गुना ज़्यादा होगा। और मैंने जैसे आपको एक चैलेंज दिया है कि आपकी यही ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिएगा कि अभी आपके ऑडिटर जनरल साहब ने बताया है कि मैंने 69 बिलियन रिकवर कर लिया है आज तक। इस रिपोर्ट को, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को प्रेसिडेंट तक जाने से पहले तक। और फिर देख लीजिएगा कि जब ये सारी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस हो जाएगी तो फिर ऑडिटर जनरल से कहिएगा कि ये बता दें कि रिकवरी एट द इंस्टांस ऑफ पीएसी, मेरा बात जरा काइंडली क्लियर कर लीजिए कि दो किस्म की रिकवरीज होती है। एक तो ऑडिटर जनरल के इंस्टांस पे होती है जो उसने 69 बिलियन कर ली है, एक रिकवरी होती है एट द इंस्टांस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसको कहिएगा कि जरा मुझे इस साल की या इस रिपोर्ट की टोटल कर दें। अगर चंद मिलियन से ज्यादा आपको, आपकी ट्रिलियंस आपकी जो है ना वो आपकी हैं ये बेज़ाब्तियां, और चंद मिलियन की जो अगर वो आपको करा दें और वो भी आप देख लीजिएगा कि किस नेचर की हैं। इनकम टैक्स, हाँ जी इनकम टैक्स देना था, रिकवर करा देना, वो सेल टैक्स नहीं दिया था, ये वो तो भी वैसे ही हो जाना था। आपकी क्या मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी जो पैसा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेट लाइफ के हवाले से इन्वेस्टमेंट, जो बैड इन्वेस्टमेंट्स हुई है, मीर मोहम्मद अली खान साहब आपका स्पेसिफिक जो डोमेन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये किस तरह से होती है कि जो एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो पाकिस्तान में जो लोग जमा पूंजी जहां जमा कराते हैं अपनी इंश्योरेंस के लिए और वो इस पर कस्टोडियन एक तरह से आप कह सकते हैं, वो बैड इन्वेस्टमेंट्स करता है, ऑडिट पैरास में हाईलाइट होता है। और चकवाल सीमेंट में 200 मिलियन की करता है, उसके अलावा पाकिस्तान इमर्जिंग वेंचर में करता है, स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में करता है, शॉन रिफाइनरी में करता है। 116 मिलियन लॉस एक जगह होता है, 200 मिलियन लॉस एक जगह होता है। मीर साहब, ये बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या अकाउंटेबल ठहराया जाता है इन लोगों को, या ये भी ऐसी है बस पीएससी में आए, गुफ्तगू शरीत खत्म, बात खत्म, नशिस्त खत्म, जाए जी अपने अपने घर सब लोग? नहीं, देखिए ये बहुत ही नाजुक सी एक डिस्कशन है कि आप जब एक फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की कंपनी चला रहे हैं तो यू हैव अ फिड्यूशियरी ड्यूटी। आपसे एक आध दफा गलती तो हो सकती है, कोई भी 100 में से 100 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स नहीं पिक कर सकता, मगर एक पूरा सिस्टम होता है डाइवर्सिफिकेशन का, ड्यू डिलिजेंस का, हर चीज का, जो कि बाद में भी फोरेंसिक ऑडिट के जरिए मालूम किया जा सकता है कि इन्होंने किस नियत से इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, क्या उन कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग थी या नहीं थी, क्या डील्स हुई थी, आया कि स्टेट लाइफ के पास मैंडेट है कि एक किसी चकवाल जैसी कंपनी में या शॉन रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं। जब आप पब्लिक के फंड मैनेज कर रहे हैं तो आप रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, वो ट्रेजरीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। शाज़ो नादिर कभी वो रियल स्टेट करती है या दूसरी कंपनीज में करती है, स्पेशली दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज में। दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता, दैट इज प्राइवेट इक्विटी का काम है। तो ये हमारे यहां देखिए ना, हमने कितने आपके साथ मिलकर ये प्रोग्राम किए, इंश्योरेंस कंपनी पे एक 22 साल से बिल्डिंग बन रही है, दूसरे के पास ERP नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मैं बार बार उसी जगह आऊंगा जब तक हमारे अभी तक मिनिस्ट्रीज के अंदर वो नाड़े से बंधी हुई फाइलें आ रही हैं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं जब तक हम हर चीज को वाइंड अप का डिजिटाइज
आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका शुक्रिया अदा करते हुए माजरत ख्वाह जी, कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू अभी बात नहीं गुफ्तगू कर सकेंगे, वाइंड अप के नहीं, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अख्तर नाना साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, इकरामुल हक साहब जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, जाहिद किशोरी साहब भी शामिल है शुरू में हिस्से में। आपके सामने बड़ी अहम तरीन मालूमात, रिपोर्ट्स, स्टेट इंटरप्राइजेस और फिर वो रिपोर्ट जो FIA ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई उन पैसों के बारे में, उस रियल एस्टेट के बारे में जो मुल्क से बाहर बनाई गई और हुकूमती कोशिशों के बारे में। फॉर फीडबैक आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।